सो बच्चों, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में अगर हम बात करें कि ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, तो देखिए ग्राम ने डिफ्यूजन और हम इसको इफ्यूजन भी समझ सकते हैं। पहले हम समझते हैं डिफ्यूजन का मतलब क्या है। जैसे कोई एक आदमी परफ्यूम लगा के आया किसी पार्टी में, महफिल में, और सबको खुशबू आ गई, तो ये कैसे हुआ? क्या वो आदमी ने मतलब लाइक क्या कर उसने ऐसा क्या किया? कुछ नहीं किया, वो सिर्फ उसने अपने कपड़ों पे स्प्रे किया और उसके बाद में वो पार्टी में आ गया और वो अपने आप ही खुशबू फैल गई। ये खुशबू कैसे फैली? इसका कॉज क्या था? क्योंकि साइंस में तो हम देखिए हम जानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी फिनोमिना हो रहा है तो उसका अपना एक कॉज होता है। यहाँ पे कॉज क्या है? कैसे उसकी खुशबू, उसके परफ्यूम की खुशबू दूसरों के नाक के नथुनों में कैसे पहुंच गई? वो ऐसे पहुंच गई क्योंकि उसके कपड़ों पे बहुत सारा कंसेंट्रेशन था, और वो जो सब्सटेंस था वो वोलेटाइल सब्सटेंस था। ईथर बेस्ड होते हैं परफ्यूम सारे, आपको पता है। तो वोलेटाइल था, तो उसके शरीर की गर्मी से और एटमॉस्फेयर की गर्मी से वो निकल के, उसके इवेपोरेट होके, और वो आसपास में जितने भी लोग थे उनके नाक तक पहुंच गए। राइट? तो अब बात आती है कि हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट, इसी को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। चलिए अब समझते हैं कि एक परफ्यूम की बॉटल जो है वो खुली रह गई, या हम इसकी जगह, हम परफ्यूम की जगह हम गैस सिलेंडर का एग्जांपल ले लेते हैं कि गैस सिलेंडर है और गैस सिलेंडर जो है वो लीक कर रहा है। यहाँ पे नोजल जो है ये लीक कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम इंडेन, थोड़ा फीलिंग आएगी। तो यहाँ से मान लीजिए कि गैस यहाँ से लीक करने लग गई, तो ये या लीक नहीं होती है, ऐसे समझो कि ये मम्मी का डेस्कटॉप है, सॉरी क्या बोलते हैं, किचन का किचन टॉप है, और यहाँ पे गैस रखा हुआ है, गैस चूल्हा रखा हुआ है, और इसका ये पाइप जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी यहाँ पे गैस सप्लाई कर रहा है, फ्लेम यहाँ पे चल रही है। ठीक है, तो आप कभी सोचा है कि ये, इसको थोड़ा हम और नीचे कर देते हैं, कोई कहेगा सर ये तो बराबरी में रखा हुआ है, तो हम थोड़ा पाइप नीचे कर देते हैं, है ना। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो है वो यहाँ पर गैस, इनफ्लेमेबल गैस ऊपर कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? तो उसका सिंपल सा लॉजिक है कि इसमें क्या है, हाई प्रेशर। हमने नोजल यहाँ पे ऑन कर दिया। ठीक है, नोजल यहाँ पे एक नोजल होता है, आपने देखा होगा, नोजल ऑन कर दिया। ऑन कर दिया तो क्या हुआ? हाई प्रेशर से गैस को मुक्ति मिली। गैस को लगा कि शायद मेरे को मुक्ति मिलने वाली, और वाकई मम्मी जब चपाती बना रही थी तो उस गैस को क्या हो गई? मुक्ति मिल गई। मतलब वो गैस खत्म हो गई, जल गई बेचारी को, जला दिया हमने, तो उसको हमने मुक्ति दे दी। राइट? तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी कैसे गई? ड्यू टू द हाई प्रेशर। हाई प्रेशर यानी कि एक स्मॉल पोर से, या स्मॉल जो कहते हैं कि छिद्र से, कि ऑरिफाइस, स्मॉल ऑरिफाइस से जब गैस निकली है, तो ड्यू टू हाई प्रेशर रीजन यदि एक कंटेनर से गैस निकलती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? इफ्यूजन। इफ्यूजन गैस का, जैसे किसी परफ्यूम की बोतल में से लीक होना, है ना, गैस का लीक होना, या किसी गैस सिलेंडर में से गैस का लीक होना, या बलून पियर्सिंग से जो फुस करके हवा निकलती है, ये क्या है? ये सब एग्जांपल किसके हैं? एग्जांपल है इफ्यूजन के। राइट? तो ये तो हमने समझी फिनोमिना की, डिफ्यूजन क्या है और इफ्यूजन क्या है। हाई कंसेंट्रेशन रीजन से लो कंसेंट्रेशन रीजन पे जाने का ड्राइविंग फोर्स क्या है? कि सबको मिलनी चाहिए हवा, सबको मिलनी चाहिए, खुशबू सबको मिलनी चाहिए, तो वो खुशबू ट्रैवल करती है। अब आप ये नहीं बोलोगे कि यार यहाँ मैंने परफ्यूम लगाया तो अमेरिका वाली मौसी को भी खुशबू आ जाएगी, इससे पार्टिकल तो ट्रैवल करते रहेंगे ना। ऐसा नहीं, वो इतने कंसंट्रेशन लो हो जाएगी कि मतलब वो पहुंच ही नहीं पाएंगे वहां तक, उतनी एनर्जी है ही नहीं पार्टिकल्स में। सो हम ये समझ सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे लाना चाहती है नेचर। क्या करती है? हर चीज को इक्विलिब्रियम पे लाना चाहती है। इसीलिए आप देखते हैं आईएएस का बेटा जो है वो चोरी में पकड़ा जाता है, और किसान का बेटा जो है वो आईआईटीएन बन जाता है। मैं ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट हम कई सारे ऐसे एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि अगर नेचर में, कुदरत में बैलेंस करने का तरीका नहीं होता तो लोगों का ड्राइविंग फोर्स खत्म हो जाता जिंदगी में जीने का। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर किसान का बेटा हमेशा किसान ही रहता, या गरीब का बेटा गरीब ही रहता, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहता, ये फिनोमिना अगर फिक्स हो जाता नेचर की तरफ से, तो हर मजदूर आत्महत्या कर लेता, क्योंकि वो खुद तो मजदूरी कर रहा है पर वो कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मजदूरी करेगा। पर जब अगर उसको पहले से सर्टेनिटी होती कि तू तेरा तेरा बच्चा अगर होगा तो वो भी मजदूरी ही करेगा, तो वो कभी बच्चा ही नहीं करता, शादी नहीं करता, या फिर यूं समझ लीजिए कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता। लेकिन चूंकि नेचर ऐसी चीज है जो क्या करती है? बैलेंस करती है। नेचर बैलेंस करती है, इक्विलिब्रिएट करती है, नेचर की फिनोमिना है। जब भी मानव द्वारा कोई भी बहुत ज्यादा यानी कि नेचर के साथ छेड़छाड़ होती है, तो नेचर क्या करती है? मानव के साथ छेड़छाड़ करती है, और इसका सबने ताजा उदाहरण देखा है कोरोना के नाम पे। तो आप समझ सकते हैं कि नेचर जब अपनी पे आती है तो कितनी लाइक किस तरीके से क्या करती है। वो हमने देखा कि सारे हमने, हमारी सारी विज्ञान, सारी जो शक्तियां, सारी मिसाइलें, तोपें सब साइड हो गई, और हम नेचर के सामने नतमस्तक हो गए। तो नेचर का काम क्या है? बैलेंस करना। तो यहां पर पहला ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया कि कंसंट्रेशन को बैलेंस करना चाहती है, और दूसरे में क्या करना चाहती है? प्रेशर बैलेंस करना चाहती है। यानी कि यहां पर क्या है? प्रेशर बैलेंस। राइट? तो प्रेशर बैलेंस यहां पे करना चाहती है। गॉट इट?
अब ग्राम ने क्या कहा कि भैया जैसे मान लीजिए गैस ए है, उसकी रेट जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ दैट गैस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ दैट गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस इन द कंटेनर। तो इफ्यूजन के लिए भी लगा सकते हैं, डिफ्यूजन के लिए। सिमिलरली अगर कोई गैस बी है तो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन या डिफ्यूजन जो है दैट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द बी। तो ये चीज उन्होंने कही, राइट। अब इन दोनों को अगर हम लाइक ऐसे इस तरह से डिवीजन में ले जाएं तो आर ए आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी ए बाय पी बी और रूट ऑफ एम बी बाय, सॉरी नॉट एम बी, नॉट डायरेक्टली एम बी, डी बी बाय डी ए, राइट। इस चीज को अब इस फॉर्मूले के हम कई रूप देख सकते हैं। इस फॉर्मूले के कई रूप में पहला रूप है हमारा कि लाइक आर ए बाय आर बी इक्वल्स टू पी ए बाय पी बी रूट ऑफ डी बी बाय डी ए। अब जरा देखना मैं कैसे फैलाऊंगा इसको। अगर मान लीजिए कि पी ए बाय पी बी को तो मैंने ऐसे लिखा, डेंसिटी ऑफ बी को मैं डिवाइड करूं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से और नीचे डी ए को भी डिवाइड करूं डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से, तो क्या हो गया, वेपर डेंसिटी बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूं पी ए बाय पी बी रूट ऑफ वी डी बाय बी वी डी ऑफ ए, वेपर डेंसिटी। और आपको पता है वेपर डेंसिटी क्या होती है, ट्वाइस इंटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी ए बाय पी बी रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, और 2 दोनों का कट जाएगा, तो यानी कि मेरा ये फॉर्मूला बदल के ऐसा हो गया, ठीक है। अब इस रेट को किस किस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं, जरा देखना। मैं रेट को लिख सकता हूँ कि जैसे रेट कैसे हम निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कितने मोल्स बाहर निकल गए या कितना वॉल्यूम बाहर निकल गया, तो वॉल्यूम इफ्यूज्ड ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इफ्यूज्ड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब वॉल्यूम जो निकला, जैसे गैस कंटेनर से जो वॉल्यूम बाहर निकल रहा है, तो वो बाहर जो निकल रहा है वो मोल्स बाहर निकल रहे हैं, तो जितना वॉल्यूम ज्यादा, जैसे हमने कहा कि यार हाइड्रोजन का इतना वॉल्यूम बाहर निकल गया, इसका मतलब हमें कहना है हाइड्रोजन के इतने मोल्स बाहर निकल गए, बिकॉज वो मोल्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि Na क्या है, मोल्स ऑफ ए गैस इफ्यूज्ड अपॉन, लाइक ऐसे भी लिख सकते हैं। और हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर जो चेंज हुआ, तो प्रेशर कैसे चेंज हुआ, यानी कि कंटेनर में से अगर गैस लीक हो रही है तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, चेंज होगा, डिक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं चेंज इन प्रेशर ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो इसको लीक करा के हमने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करवा दिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल करा दिया तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस ए, इसको अब डिस्टेंस को मैं कैपिटल डी लिख लेता हूं क्योंकि स्मॉल डी हम ऑलरेडी डेंसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो डी ए बाय टी ए अपॉन डी बी बाय टी बी। अब ऐसे करके आप देखिए फाइनली हमारे पास में कितने सारे आ गए, यानी कि यहां से शुरू की थी हमने कहानी। अब हमारे पास जो ग्राम्स लॉ और इसके क्वेश्चंस आते हैं वो बच्चों देखो बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। कभी तो हमें डायरेक्टली इसका दे देते हैं, कभी हम इसके साथ लेफ्ट, इसके साथ इसको कंबाइन कर देते हैं, यानी इसको नहीं, सॉरी, मास वाले को इसको कंबाइन कर देते हैं। कभी हमारे पास इसको इसके साथ कंबाइन कर देते हैं, कभी इसको इसके साथ कंबाइन, यानी कि एलएचएस हो गया ये हमारा आरएचएस हो गया। आप देखना हर क्वेश्चन आपका इसी के ऊपर बेस्ड है, हर क्वेश्चन, ठीक है। ग्राम्स लॉ का कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे इसी के ऊपर बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन हम ग्राम्स लॉ का उठा लेते हैं, ठीक है, तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी कि ग्राम्स लॉ का यदि हम एक क्वेश्चन उठा लें, तो एक क्वेश्चन हम ग्राम्स लॉ का, ये चलिए ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, जस्ट हम चेक करने के लिए कि क्या हमने जो ये फॉर्मूले लिखे हैं इस फॉर्मूले के आधार पे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्या। तो जैसे एक हम क्वेश्चन उठाते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, इसने लिखा है कि 20 लीटर ऑफ नियॉन डिफ्यूजेस थ्रू ए पोरस पार्टीशन इन 60 सेकंड, यानी कि टाइम दे दिया। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO3 विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशन इन 30 सेकंड्स, यानी कि हमें कौन सा कहानी, ये वाला हम यहाँ लिख सकते हैं V ऑफ नियॉन अपॉन T ऑफ नियॉन अपॉन V ऑफ किसके साथ कंपेयर किया, SO3, V ऑफ SO3 अपॉन T ऑफ SO3 एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ अंडर सिमिलर कंडीशन जैसे ही बोल दी ना, इसका मतलब है कि आपका PA और PB जो है वो इक्वल है, तो आप सीधा सीधा यहाँ डायरेक्टली क्या लिख देंगे, रूट ऑफ, अब ऊपर नियॉन आपने लिया है तो नीचे मास ऑफ नियॉन आ जाएगा, यानी कि M ऑफ नियॉन, और ऊपर यहाँ पे मास ऑफ SO3 आ जाएगा। अब आप देखिए कि आपको क्या दिया है, 20 लीटर ऑफ नियॉन डिफ्यूजेस, यानी कि वॉल्यूम ऑफ इफ्यूज वॉल्यूम ऑफ नियॉन कितना दे दिया आपको, 20 लीटर, तो आप लिखेंगे 20 अपॉन थ्रू ए पोरस इन 60 सेकंड, यानी टाइम दे दिया 60 सेकंड, अपॉन व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO3, यानी कि वॉल्यूम ऑफ SO3 हमें निकालना है, एंड अंडर द सिमिलर कंडीशन टेक्स 30 सेकंड, यहाँ पे टाइम दे दिया 30, ठीक है। दैट विल बी इक्वल्स टू SO3 का होता है बच्चों 80 अपॉन 4, तो ये आ गया 80 अपॉन नियॉन है, सॉरी यहाँ पे नियॉन, तो नियॉन का कितना हो गया 20, तो ये आ गया 4। तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो 1 ये काटा हमने 2, ऊपर आ गया 10 अपॉन VSO3 दैट इज इक्वल्स टू 4 रूट में, यानी कि 2 आ गया बाहर, तो VSO3 कितना आ जाएगा 5 ml।
अब देख लेते हैं, हमने तो 5 लीटर, सॉरी लीटर में चल रहा था खेल, तो 5 लीटर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखिए हमने इसके आंसर को देखा भी नहीं है, हमने सीधा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाया जो हमने सीखा। ठीक है, सिमिलरली किसी भी ग्राम्स लॉ के क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो मैंने आपको यहाँ पे ये बना के दिया है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें, बस ये समझ लीजिए कि हर बार हर क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें अलग हो सकती है, कोई एक पेयर ले सकते हैं और राइट हैंड साइड में कोई एक पेयर ले सकते हैं। राइट हैंड साइड में मोस्टली यही लेते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड वाली चीजें जो है बदल जाती है, कभी ये वाली हो 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 जाती है और कभी ये वाली हो जाती है। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आगे हम लोग को डिस्कस करना है गैसेस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है, और वो पोस्टुलेट्स क्या हैं, बहुत सिंपल से हैं कि जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगता, इसलिए दे ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट। सेकंड क्या है, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन ओनली टेम्परेचर, ठीक है। और साथ ही साथ काइनेटिक थ्योरी जो है वो हमें प्रेशर कैलकुलेट करवाती है किसी पार्टिकल के द्वारा, और वही प्रेशर के थ्रू जो इक्वेशन बन के आती है वही इक्वेशन हमारे जितने भी लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलोसियस लॉ, उन सबको एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जरा देखते हैं हम लोग, इसका एक डेरिवेशन है सिंपल सा। उस डेरिवेशन में देखिए जरा, ये एक बॉक्स हमने अज्यूम किया है और इस बॉक्स में एक लाइक क्यूब है, और क्यूब में बी और ए दो फेसेस हैं, और हमने ये मान लिया कि पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन हमने यहाँ मान लिया कि वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ux है, y कंपोनेंट uy है, और z कंपोनेंट जो है वो uz है। और इन तीनों कंपोनेंट्स का जो एवरेज अगर हम मतलब जो सम हम लेते हैं स्क्वायर में, तो वो हमारा u स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए, हम ये मानते हैं कि एक सिंपलेस्ट केस अगर हम माने कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है, स्मॉल m उस पार्टिकल का मास है, ठीक है, और वो स्मॉल m जो पार्टिकल का मास है वो एक फेज से दूसरे फेज अपोजिट डिस्टेंस पे गया, जिसकी डिस्टेंस थी l, देख सकते हैं आप, कैपिटल L हमने यहाँ पे डिस्टेंस माना है। तो अब देखिए सबसे पहली लाइन जो है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि along the x axis only it moves towards face B, A से कहाँ गया, B की तरफ, with the velocity ux, and after the collision against B it moves towards face of A, again it returns to like elastic collision है, तो वहां से रिटर्न होके वापस ये कहाँ पे जाता है, A की तरफ जाता है, with the velocity minus ux। माइनस ux क्यों, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन था और मोमेंटम चेंज हो चुका है। तो देखिए मोमेंटम बिफोर क्या था, कोलाइडिंग क्या था, mux, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, माइनस mux। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, 2mux, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू वन कोलिजन ऑन वन फेस, दैट इज 2mux। नाउ व्हाट वाज द टाइम टेकन टू स्ट्राइक बी फेस अगेन, वापस जैसे यहाँ से ये यहाँ गया और यहाँ से वापस यहाँ आके यहाँ गया, तो उसमें कितना डिस्टेंस इसको ट्रैवल करना पड़ा, तो इसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 2l, मतलब यानी कि लाइक जैसे इसको ऐसे समझिए कि बी से जब पहली बार टकराया था, यहाँ से फिर वापस ए गया और ए से रिटर्न होके वापस यहाँ आया, तो कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ा, एल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा 2 टाइम्स, यानी कि 2l डिस्टेंस। तो टाइम टेकन इज क्या हो जाएगा, अब हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो व्हाट वाज द डिस्टेंस, दैट इज 2l, और वेलोसिटी क्या थी, ux। तो हमारे पास ये चीज आ गई कि टाइम टेकन टू स्ट्राइक द सेम फेस अगेन। नाउ नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड ऑन बी, अगर हम ये निकालना चाहें कि बी फेस पे पर सेकंड कितने कोलिजन हो रहे हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/t, तो 1/t यहाँ से t हम निकाल चुके, तो 1/t करेंगे तो क्या आ जाएगा ux/2l, क्लियर है, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ux/2l। अब देखिए रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू ux कोलिजन पर सेकंड ऑन b, वो कितना हो जाएगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, b के ऊपर कितने देखो एक कोलिजन में कितना, इसको ऐसे समझो कि मोमेंटम चेंज इन वन कोलिजन मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम चेंज इन वन कोलिजन इनटू कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई थी 1/t, और मोमेंटम चेंज कितना आया था mux, तो हम इसी चीज को यहाँ पे हमने कन्वर्ट कर दिया है। आप देखिए 2mux और 1/t का वैल्यू कितना निकल के आया था, 1/t का ये ux/2l, तो ये ux/2l से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ux का स्क्वायर हो गया, तो क्या बन गया, ये mux इसका होल स्क्वायर अपॉन l। अब देखिए ये तो सिर्फ चेंज हुआ एक फेस पे, एक एक्सिस के एक फेस पे, अगर y एक्सिस पे हम देखें तो क्या होगा, किसी एक फेस पे चेंज mu²/l, इसी तरह से z पे क्या होगा, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया ये, सॉरी दोनों में जो मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू ux/2l कोलिजन पर सेकंड, तो वो एक फेस के ऊपर कोलिजन जो हुआ है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी ux/2l और उसका मोमेंटम चेंज था 2mux, तो ये एक फेस का
आ गया। अब इसी तरह से y के अंदर एक फेज का कितना हो जाएगा, एम यू वाई स्क्वायर बाय एल। z का क्या हो जाएगा, एम यू जेड स्क्वायर बाय एल। अब देखिए नेट फोर्स बाय एन मॉलिक्यूल्स ऑन वॉल कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, जो ये चेंज इन मोमेंटम होता है यही बेसिकली फोर्स होता है। तो सारे डायरेक्शन में अगर हम देख लें तो क्या आ जाएगा, सबको ऐड कर दिया हमने, सारे सबको हमने ऐड किया तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया। अब इसको ये यहां से मैं एक्सप्लेन करता हूं कि हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ गई है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज 1/t दैट इज 2l बाय ux, राइट। और हमारे पास में आ गया है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, सॉरी पर कोलिजन। हाँ बेटे, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, आप इधर देखो, है ना, बीच में आप मत बोलो, ठीक है, मैं लास्ट पे मौका दूंगा आपको वापस। तो इधर देखिए कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है वो आ गया 2l बाय ux, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ था, 2mux। देखो एक पार्टिकल यहाँ से mux उसका मोमेंटम था, यहाँ से जाके टकराया, ठीक है, और यहाँ पे टकरा के वापस जब रिटर्न हुआ तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, -ux, ठीक है, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, -mux। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया, mux माइनस माइनस ऑफ mux दैट इज 2mux। तो ये क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। और टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर फेज कितने हो रहे हैं, दैट इज 1/t दैट इज 2l बाय ux। तो हम ये कहेंगे कि चेंज इन मोमेंटम, ध्यान से समझना, चेंज इन मोमेंटम पर फेज पर सेकेंड वो कितना हो जाएगा, तो वो आ जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू चेंज इन मोमेंटम पर कोलिजन। समझ में आ गई बात कि एक कोलिजन में कितना चेंज हुआ और ऐसे कितने कोलिजन हो रहे हैं एक सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी थी 2l बाय ux, यही था ना, 2l बाय ux, और मतलब हमने लिखा था डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये 1/t करें तो उल्टा आ जाएगा, तो ux बाय 2l, ये तो आ गया इंटू 2mux। तो आप जरा देखिए क्या हो गया, यहाँ से 2 से ये 2 कट गया, हमारे पास में आ गया ux स्क्वायर mux स्क्वायर बाय l। ये पता है क्या आ गया है, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड पर फेस, ठीक है, पर फेस इन x डायरेक्शन। अब x डायरेक्शन में कितने टोटल वो होते हैं, मतलब फेस कितने होते हैं, 2। तो हम ये लिख सकते हैं 2 इंटू mux स्क्वायर बाय l इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन वन डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे x डायरेक्शन में ये चेंज आया टोटल, तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं, 2mux x की जगह y स्क्वायर अपॉन l, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन वन की जगह x इन y डायरेक्शन, क्लियर है। और फिर आ जाएगा 2muz स्क्वायर बाय l, ये क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन z डायरेक्शन, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2mu कॉमन ले लेते हैं, बाय l कॉमन ले लेते हैं, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में हमने ये चीज जो है वो किसके इक्विवेलेंट मानी थी, u स्क्वायर के, तो हमें आ जाएगा 2mu स्क्वायर, ठीक है, बाय l इक्वल्स टू क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शन। और आपको बता देता हूं कि चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड यही होता है फोर्स, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं फोर्स। अब देखिए प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारे पास में है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स, फोर्स हमारे पास में है कितना है, फोर्स 2mu u स्क्वायर बाय l डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कितना है। तो हमने देखिए क्यूब के अंदर क्या माना था, क्यूब के अंदर ये माना था हमने l डिस्टेंस का माना था, ये l। तो एक फेस का एरिया कितना होगा, l स्क्वायर, ठीक है, एक फेस का एरिया कितना होगा बच्चों, l स्क्वायर। और कितने फेसेस है हमारे पास, 6, तो 6 इंटू l स्क्वायर। तो जरा देखिए कितना आ गया, 1/3 mu स्क्वायर बाय कितना आ गया, l क्यूब। अब हमको पता है l क्यूब मतलब क्या है, वॉल्यूम,
बिकॉज एल क्यूब क्या है, ए क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, तो एल साइड माना है तो एल क्यूब क्या हो गया, वॉल्यूम। तो यहाँ क्या आ गया 1/3 mu square by v, that is p. Now this pressure is, this is the pressure by one particle. अगर मान लीजिए ऐसे n पार्टिकल हो तो क्या हो जाएगा प्रेशर फॉर n पार्टिकल्स, फॉर n पार्टिकल्स। तो आप देखिए n पार्टिकल के हम लिख सकते हैं 1/3 m इंटू n u स्क्वायर बाय v, या इसको ऐसा लिख दें हम n इंटू m u स्क्वायर बाय v। अब आपको पता है कि इफ n इक्वल्स टू कैपिटल N यानी अवोगाड्रो नंबर हो जाए तो हम लिखेंगे प्रेशर क्या लिखेंगे 1/3 m Na इंटू एम यू स्क्वायर बाय वी। अब आपको पता है Na इंटू एक पार्टिकल का मास इंटू एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट मोलर मास, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू, देयरफॉर P इक्वल्स टू 1/3 कैपिटल M U स्क्वायर बाय V, वेयर दिस U इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी यहाँ पे यूज की हमने, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वेलोसिटीज के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल गया, PV इज इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से बच्चों निकल के आता है, ठीक है। अब जरा हम इसको देखते हैं कि PV इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते थे nRT, और चूंकि हमने ऊपर क्या माना है Na इंटू m यानी 1 मोल माना है, तो n इक्वल्स टू 1, देयरफॉर PV इज इक्वल्स टू RT। देयरफॉर अब जैसे ये एक इक्वेशन हो गई और ये एक इक्वेशन हो गई, तो इन दोनों को इक्वेट करें, इक्वेट 1 एंड 2, तो हम क्या लिख सकते हैं RT इक्वल्स टू 1/3 mu स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3RT इक्वल्स टू mu स्क्वायर। दोनों तरफ बाय 2 कर दूं तो क्या आ गया हाफ mv स्क्वायर, या mu स्क्वायर इज नथिंग बट दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या निकल के आ गई 3/2 RT। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल। क्या है, इसको हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी पर मोल। क्यों पर मोल, क्योंकि हमने ये सारा m मास लिया है, तो m मास लिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी पर मोल ही यहाँ पे निकलेगा। m किसके लिए, 1 मोल के लिए होता है ना, इसलिए। और अगर मान लीजिए n मोल्स हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी यानी कि हम कह सकते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट इज n इंटू 3/2 RT। दिस इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ऑफ गिवन सैंपल ऑफ गैस। अब मान लीजिए कि हम एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालना चाह रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे Ke बार, दैट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। तो हम क्या लिखेंगे 3/2 RT, ये तो 1 मोल के लिए था, इसको डिवाइड कर दें अवोगाड्रो नंबर से बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो R/Na है यही पूरा कांस्टेंट है। इस R/Na को एक नए कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और इसकी बच्चों अगर वैल्यू याद ना भी रहे तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। R की वैल्यू हमको पता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है, और Na की वैल्यू क्या होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पर मोल होती है बच्चों। तो ये देखो पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो गया, 10 टू द पावर -3 बन जाएगा ऊपर जाके, और 8/6 करेंगे तो ये दैट कम्स अराउंड 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, दैट इज वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो रटने की भी जरूरत नहीं है, अपने बहुत सिंपल से बात है। एंड दैट्स हाउ आई कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT, स्मॉल kT, दैट इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर पार्टिकल। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो कहा, और हमने देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो एक केटीजी का एक जो पोस्टुलेट था कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल जस्ट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो अगर आप देखेंगे इस इक्वेशन में हियर द ओनली टेम्परेचर इज वेरिएबल, ठीक है, ओनली वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, यानी कि चाहे वो CO2 हो, H2 हो, N2 हो, O2 हो, कुछ भी हो, अगर सबका टेम्परेचर सेम है तो उनके सब की पर मोल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब बात करते हैं कि जब पार्टिकल एक कंटेनर के अंदर, एक कंटेनर यदि हम लें और उस कंटेनर के अंदर वो जब आपस में टकराते हैं तो इलास्टिक कोलिजन होने के कारण वो आपस में कई बार अपनी एनर्जी एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है, लेकिन जो एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि वो एक दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं अपनी एनर्जी। तो उस केस में क्या होता है, हम जानते हैं हाफ mv स्क्वायर या हाफ mu स्क्वायर है, तो मोलर मास तो कभी बदलेगा नहीं, तो फिर बदल क्या सकता है u। अगर वो u बदला तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी। तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी इंडिविजुअल पार्टिकल की अलग अलग हो सकती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो उनकी काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी वो हमेशा सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी में हमेशा हमको याद रखना है कि 3/2 RT इज द काइनेटिक एनर्जी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ mu RMS स्क्वायर, और URMS आप जानते हैं URMS इक्वल्स टू होता है √3 RT/m।